नमस्कार आदाब, मैं हूं अतीक अंसारी और आप देख रहे हैं स्मार्ट न्यूज़ इंडिया। स्मार्ट न्यूज़ इंडिया के आज के इस प्रोग्राम में हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत से जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं एक ऐसी शख्सियत की जिसको राजनीति जो है अपनी विरासत में मिली है। दादा पापा सब राजनीति करते चले आए हैं और बरेली ज़िले में एक मकाम हासिल किया है। मैं बात कर रहा हूं शहजील इस्लाम अंसारी की, जो एक बार कैंट से विधायक रहे हैं और 2 बार भोजीपुरा क्षेत्र से विधानसभा से विधायक रहे हैं। और भोजीपुरा की जनता ने हमेशा इनको अपनी आंखों पर बिठाने का काम किया है। लेकिन इस बार के चुनाव में एक नया मोड़ देखने को मिल रहा है, क्योंकि भोजीपुरा में दावेदार कई हैं और टिकट किसको मिलेगा ये अभी कंफर्म होने की दूर दूर तक खबर नहीं है। हालांकि एक कद्दावर नेता हैं शहजील इस्लाम अंसारी, एक अलग ही व्यक्तित्व हैं और बरेली ज़िले की बात करें तो बरेली ज़िले ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक मकाम इन्होंने हासिल किया है। और अगर बात करें कैबिनेट की तो बहुजन समाज पार्टी की कैबिनेट में ये मंत्री भी रहे हैं और आज हम इनके साथ मौजूद हैं। 2022 का चुनाव सर पर है, जिसको लेकर तमाम चर्चाएं बाजार में गर्म हैं। शहजील इस्लाम साहब का स्मार्ट न्यूज़ इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मेरा सबसे पहला सवाल सर से ये है कि सवाल भी मेरा थोड़ा आउट है, लेकिन मजबूरी है, सवाल तो करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहला जो मेरा सवाल है वो ये है कि इनके टिकट को लेकर है कि पूरे बरेली ज़िले के अंदर एक चर्चा का माहौल बना हुआ है कि शहजील इस्लाम को टिकट मिलेगा या नहीं। सर क्या कहना चाहेंगे टिकट को लेकर? सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। समाजवादी पार्टी से 2017 में भी मैं चुनाव लड़ा था, उससे पहले भी चुनाव लड़ा हूँ, तब भी एमएलए रहा हूँ। लगातार 3 बार एमएलए रहा हूँ, चौथी बार जो है 2017 में चुनाव में हार गया हूँ। उससे मेरे वालिद इस्लाम साबिर साहब भी 2 बार विधायक रहे, मेरे दादा मरहूम अशफाक अहमद साहब भी 6 बार लगातार विधायक रहे। तो लगातार तीसरी पीढ़ी है, तो जनता में कहीं ना कहीं हमारा असर तो है कि जनता बार बार 1 बार चुन ले, 2 बार चुन ले, लगातार 50 साल से जनता चुनती चली आ रही है। हमें टिकट की चिंता नहीं है, हमें चिंता सिर्फ है कि भोजीपुरा विधानसभा की आवाम की, कि भोजीपुरा विधानसभा की आवाम पिछले 5 साल से परेशान है। तराही तराही मची है, किसान, नौजवान और मज़दूर, छात्र सब परेशान हैं इस सरकार से। और रही बात टिकट की परवाह नहीं है, क्योंकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, वो हमारे बड़े भाई भी हैं, उन्होंने जो है ये कह दिया है। और सबसे पहला बरेली के अंदर अगर टिकट होगा तो सिर्फ भोजीपुरा विधानसभा का होगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसमें हरी झंडी दे दी, तो टिकट का तो कोई संशय नहीं है, ना कोई दो राय है। जी, बहुत साफ बात कही है कि टिकट जो है दावेदार कई होने के बावजूद भी इनको पूरी उम्मीद 100% के भोजीपुरा से अगर टिकट किसी का होता है तो वो शहजील इस्लाम अंसारी साहब का होगा। मेरा अगला सवाल है इसी क्रम में कि भोजीपुरा विधानसभा के अंदर एक बहुत बड़ा वोट बैंक साबिर साहब का है, जो इनसे खफा दिखाई देता है। तो जानते हैं इनसे कि वो बात कहाँ तक सच है और इनके साथ कितना सपोर्ट है उनका। भोजीपुरा विधानसभा में लगातार मैं 2 बार विधायक भी रहा, मंत्री भी रहा, और आज भी पिछली चुनाव में भी हमें 78,000 वोट मिला। उम्मीद ये है अगर हमारे साथ जनता नहीं होती तो 78,000 वोट हमें कहाँ से पड़ जाता। रही बात कि जनता नाराज़ है, तो जनता तो आज हमें जीतो वो प्रत्याशी मान रही है। अभी चुनाव आ जाएगा, दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा, कोई इसमें वो नहीं है। एक खबर के मुताबिक मैंने देखा था कि जिसमें दिखा रहे थे खबर में कि शहजील इस्लाम का जो है भोजीपुरा विधानसभा में उनका बहिष्कार किया जा रहा है और लोगों ने तरह तरह की बातें की हैं। इस पर जानते हैं सर का क्या कहना है? वो कोई प्रिंट मीडिया की और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की कोई खबर नहीं है। वो हमारे विरोधी, जिस तरीके से आपने देखा होगा झोला छाप डॉक्टर होते हैं प्रदेश के अंदर और देश के अंदर, उसी तरीके से झोला छाप पत्रकार भी हैं। ऐसे झोला छाप पत्रकार हैं जो कि पत्रकारिता जगत को जो है बदनाम कर रहे हैं, अपनी कलम बेचने का काम कर रहे हैं। वो सच्चाई ना दिखा करके विरोधियों के हाथ में बिके हुए हैं और विरोधी के जो काम है उनके काम कर रहे हैं, जो वो चाह रहे हैं वैसी खबर ला रहे हैं। और भोजीपुरा विधानसभा में अगर आप किसी का भी सर्वे कर लें, जा कर के देख लीजिए, पूरी जनता हमारे साथ है कहीं। और हर समाज, चाहे हिंदुओं में कुर्मी समाज हो, मौर्य समाज हो, कश्यप समाज हो, साहू समाज हो, तेली समाज हो, और मुस्लिम की तो तमाम बरादरियां हमें वोट दे रही हैं। कहीं कोई भी संशय नहीं है। आप भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हैं, आप भी जा कर के सर्वे कर सकते हैं, कहीं ऐसा कुछ नहीं है। जी, खबरों का बहिष्कार हो रहा है, लेकिन मेरा कहना यह है कि सर अगर आपके ऊपर, आप एक बड़ा सम्मान रखते हैं बरेली ज़िले के अंदर, तो कोई अगर आपके खिलाफ ऐसी खबरें चला रहा है तो उन पर आपने आज तक क्यों संज्ञान नहीं लिया?
रही बात संज्ञान की, तो हमने इसमें संज्ञान लेना इसलिए उचित नहीं समझा। किसी अगर हम इसमें संज्ञान लेते तो उस पत्रकार का वज़न बढ़ता, अगर जो झोला छाप पत्रकार है उसका वज़न बढ़ता और जो नेता जो करा रहा है उसका वज़न बढ़ता है। इसलिए हमें इन सब चीज़ों को ध्यान में ना रखते हुए हमें सिर्फ अपनी जीत दिखाई दे रही है, अपनी विधानसभा की आवाम दिखाई दे रही है और वहाँ का विकास दिखाई दे रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा सर, एक मैं जानना चाहूँगा कि वो कौन नेता है जो आपके खिलाफ इस तरीके की रणनीति कर रहा है, राजनीति कर रहा है? मैं उस नेता का नाम भी दूँ, वो पहली बात तो नेता ही नहीं है, वो एक भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंट है जो सालों से संतोष गंगवार और भारतीय जनता पार्टी की जूते चप्पलें सही करने वाला एक मामूली सा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। दुनिया जानती है, उसका नाम लेना भी मैं पसंद नहीं करता हूँ। बड़ी बात है, लेकिन इसके साथ मेरा एक बड़ा सवाल ये है कि शहजील इस्लाम साहब भोजीपुरा क्षेत्र से 2 बार के विधायक रहे हैं, तो मैं जानना चाहूँगा और हमारे दर्शक भी ये जानना चाहते हैं कि 2 बार के विधायक रहने पर इनके कार्यकाल की बड़ी उपलब्धियाँ क्या हैं? ज़रा सबसे बड़ी उपलब्धि जो है, जिस तरीके से आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं और तमाम धौरा टांडा के लोगों से पूछिए, जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, और उपलब्धि के बारे में अगर आप पूछना चाह रहे हैं तो धौरा टांडा हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मार्केट है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी मार्केट है धान की, चावल की। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है वहाँ पर, लेकिन हिंदुस्तान जब से आज़ाद हुआ, पहले विधायक बाबूराम गंगवार रहे, फिर उसके बाद सुभाष पटेल रहे, हरीश गंगवार रहे, तमाम भैरोलाल मौर्य, तमाम विधायक रहे, मंत्री रहे, लेकिन धौरा टांडा इतना बड़ा इंडस्ट्रियल हब होने के बावजूद भी वो पिछड़ा हुआ था। वहाँ से राइस एक्सपोर्ट होता है, लेकिन वहाँ नाम मात्र के लिए हिंदुस्तान के नक्शे में धौरा टांडा था, लेकिन इस धौरा टांडा की परेशानी किसी ने नहीं समझी। जब मैं मंत्री बना, सरकार में था, तो मैंने सबसे पहले धौरा टांडा के अंदर नया पावर हाउस सब स्टेशन लगा करके राइस मिलर थे जो परेशान हाल थे, उनकी परेशानी को दूर करने का काम किया। और जहाँ लाइट कभी नहीं आ पाती थी, 2-2 घंटे लाइट नहीं आ पाती थी, धौरा टांडा को 24 घंटे लाइट देने का काम किया। उसके बाद 20-20 घंटे तमाम जो आसपास के, धौरा टांडा के आसपास जो गांव हैं उनको लाइट देने का काम किया, रोड बनाने का काम किया, लाइटें बनाने का काम किया और पूरी गली गली सीसी रोड बनाने का काम किया। ये तो बात कर रहे हैं हम धौरा टांडा की। अगर आप विकास को देखना चाहते हैं तो माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की सरकार में मैंने अनुरोध किया था, मेरी भोजपुरा विधानसभा के अंदर स्टेट हाईवे बनाने का काम किया। आप देखते होंगे, आज अभी आप भी गुजरते होंगे स्टेट हाईवे से, कितना शानदार स्टेट हाईवे बनाया है, वो भी सिर्फ और सिर्फ माननीय अखिलेश यादव की देन है। हमारी विधानसभा की अगर बात करते हैं, हमने अपनी विधानसभा के अंदर लड़कियों के लिए इंटर कॉलेज खोलने का काम किया, हमने अपनी विधानसभा के अंदर डिग्री कॉलेज खोलने का काम किया और कस्तूरबा जो स्कूल जो है गर्ल्स के लिए वो भी खोलने का काम, तमाम अस्पताल भी खुलवाने का काम किया। ये सब विकास के काम विधानसभा में। और समाजवादी पार्टी की सरकार के अंदर अगर बरेली जनपद की बात करते हैं तो बड़े बड़े जो अगर पुल अगर बरेली के अंदर आप देख रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार के अंदर माननीय अखिलेश जी ने पुल बनाने का काम किया। इन्होंने तो सिर्फ उसका फीता काटने का काम किया है। बरेली के अंदर आलीशान एयरपोर्ट बनाया, वो किसकी देन है? वो भी माननीय अखिलेश यादव की देन है। ऐसी उपलब्धियां हैं हमारे कार्य, एक नहीं है। हमने शवदयागृह का निर्माण कराया, उसके साथ साथ कब्रिस्तान की 4 दीवारी का भी निर्माण कराया है। हमने सोलर लाइट से उज्जवल कराने के लिए गांव में जिस तरीके से आपने देखा होगा अंधकार छाया रहता, लाइट नहीं है, सोलर लाइट देने का काम किया। बहुत विकास हमने जो है हाईवे से, रोड से गांव को जोड़ने का काम किया है। सर ने अपने कार्यकाल की कई सारी उपलब्धियां गिनाई, लेकिन धौरा टांडा जो कि एक विशेष काम से जुड़ा हुआ है, राइस के वहाँ बड़े बड़े मिल हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने वहाँ पर अच्छे काम किए, पावर हाउस लगवाया और सड़क भी ठीक कराई। लेकिन मेरा अगला सवाल यह है कि अगर इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव जीत कर आप फिर से एमएलए बनते हैं, तो इस बार आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी भोजपुरा की जनता के लिए? आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, सबसे बड़ा ऐतिहासिक काम जिस तरीके से आपने देखा होगा, हमारे उत्तर प्रदेश के बराबर में एक दूसरा प्रदेश है उत्तराखंड, अंदर एक पंतनगर है। पंतनगर के अंदर कृषि विश्वविद्यालय बना हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी कृषि विश्वविद्यालय नहीं है। मैंने माननीय अखिलेश जी से, मुख्यमंत्री जी से, पूर्व मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया है, उन्होंने अपने एजेंडे में भी नोट कर लिया है। माननीय अखिलेश जी जब बरेली आएंगे तो उसकी घोषणा भी करेंगे। जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर कृषि विश्वविद्यालय है, उसी तरीके से बरेली के अंदर भोजपुरा, खासकर अभी आपने कहा विधानसभा भोजपुरा की क्या कर रहे हैं, एक भोजपुरा का एक ऐतिहासिक नाम उत्तर प्रदेश के अंदर गिनती में शामिल हो जाएगा। एक ऐतिहासिक कृषि विश्वविद्यालय अपनी भोजपुरा विधानसभा के अंदर बिलवा में हम बनवाने जा रहे हैं। वहाँ पर सैकड़ों एकड़ कृषि भूमि की वहाँ पर ज़मीनें पड़ी हुई हैं, उसके अंदर एक भव्य जो है कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना प्रदेश सरकार से हम कराने जा रहे हैं।
जी, भोजीपुरा के क्षेत्र के लोगों के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि अगर वहाँ पर कृषि विश्वविद्यालय बन जाता है तो बहुत से लोगों को अच्छी पढ़ाई भोजीपुरा विधानसभा के अंदर ही मिल जाएगी और उस पढ़ाई को करने के बाद इंसान पूरी दुनिया में कहीं भी जाकर जॉब कर सकता है। अगला मेरा सवाल यह है कि कुछ लोगों का कहना है कि इस बार शहजील इस्लाम साहब जो है AIMIM यानी ओवैसी साहब की पार्टी से इलेक्शन लड़ें, जो इनके लिए फ़ायदेमंद होगा। क्या कहना चाहेंगे सर? ओवैसी साहब की पार्टी के लिए मैं इसी कहना चाहता हूँ, अभी कुछ महीने पहले चुनाव हुआ बिहार के अंदर, बिहार की लोगों ने तरजीह नहीं दी, ओवैसी ने फ़ायदा कर दिया भारतीय जनता पार्टी का। वो भारतीय जनता पार्टी की ओवैसी साहब बी टीम है, जो AIMIM का नाम आप ले रहे हैं वो बी टीम है भारतीय जनता पार्टी का। उसने मुसलमानों के वोट का विभाजन कर दिया, बंटवारा कर दिया और भारतीय जनता पार्टी अपने मकसद में कामयाब हो गई, उसकी सरकार बन गई। इसी प्रकार से आपने देखा वेस्ट बंगाल में चुनाव हुआ, वहाँ पर भी ओवैसी साहब लड़ने आए, लेकिन जो बिहार का हाल हुआ था वहाँ पर जनता मतलब सचेत हो गई और उन्होंने जो है ओवैसी साहब का बायकॉट कर दिया, जिसकी वजह से ममता बनर्जी भारी बहुमत से वहाँ पर उनकी सीटें आई, मुख्यमंत्री बनने का काम किया। उसी की तर्ज में उत्तर प्रदेश का भी चुनाव होगा, ओवैसी साहब को एक भी सीट नहीं मिल पाएगी, क्योंकि ओवैसी साहब वोटों का बंटवारा करने आ रहे हैं। उन्होंने बिहार में भी वोटों का बंटवारा करा, बंगाल में वोटों का बंटवारा करा। उत्तर प्रदेश की जनता अपने आप उन्होंने तैयारी कर ली है कि अगर ओवैसी साहब आए तो हम उनको काले झंडे दिखाएंगे, उनका बैकआउट करने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ और सिर्फ समाजवाद की लहर चल रही है, समाजवादी पार्टी की हवा चल रही है और अगला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में 2022 के अंदर अखिलेश यादव होंगे, मैं बताना चाहता हूँ। अच्छा, बहुत बड़ी बात सर ने कही है कि ओवैसी की जो पार्टी है AIMIM वो भाजपा की वी टीम के रूप में काम करती है, ऐसा शहजील साहब का कहना है। मेरा अगला सवाल सर से ये है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाए हुए है, क्या लगता है सर को कि उत्तर प्रदेश की जनता इस बार भाजपा का सफाया करने में कामयाब होगी या क्यों करना चाहेगी? भाजपा का सफाया उत्तर प्रदेश की जनता ही नहीं, उत्तर प्रदेश में गरीब, किसान, मजदूर, छात्र सब परेशान हैं। आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर, दिल्ली की सड़कों पर आज भी किसान वहाँ पर बैठा हुआ है और कई हमारे किसान शहीद हो गए, लेकिन प्रदेश का मुखिया और हिंदुस्तान का जो चौकीदार है उसे जो है दो आंसू बहाने के टाइम नहीं पाया। हमारे शहीद जो उन्होंने काला कानून लागू करा पार्लियामेंट के अंदर, उसके खिलाफ हिंदुस्तान का किसान दिल्ली की सड़कों पर बैठ गया, लेकिन वहाँ पर हमारे कई किसान शहीद होने के बावजूद भी हमारा देश का चौकीदार अभी तक दो आंसू भी नहीं बहाने गया, उनको कोई शोक संवेदना हासिल करी, ना कोई उनके परिवार को मुआवजा देने का काम किया। अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश के अंदर लखीमपुर खीरी में क्या हाल हुआ, भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार का गृह मंत्री, उसके लड़के ने कार चलाने का, उसके जो हमारे किसान भाई थे उनको कार से कुचलने का काम किया, और जब कार से कुचल गया उसके बावजूद गिरफ्तारी नहीं हुई, लोगों ने धरना प्रदर्शन किया तो नाम मात्र की गिरफ्तारी करी, एयर कंडीशन में ले आकर के एयर कंडीशन कमरे में ले आकर उसके पूछताछ करने का काम किया। हम तो कहते हैं अगर सही पूछताछ करनी है तो केंद्र सरकार का जो गृह मंत्री है, गृह राज्य मंत्री है, उसको सबसे पहले बर्खास्त करो। केंद्र सरकार से भी मेरी गुजारिश है कि ऐसे भ्रष्ट मंत्रियों को निकाल के बाहर करिए जो आप जिनके हाथ खून से रंगे हुए हैं, क्योंकि गोधरा में क्या हुआ, गुजरात के अंदर भी नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, उनके भी हाथ खून से रंगे हुए हैं, उनके भी हाथ खून से रंगे हुए हैं। तो मेरा आप लोगों से, आपके चैनल के माध्यम से प्रदेशवासियों से गुजारिश है, जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो गरीब किसानों, मजदूरों का, छात्रों का हमेशा भला हुआ है। लेकिन आपने देखा होगा इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने 2012 में अखिलेश यादव जी ने जैसी गद्दी पर बैठे, गन्ना किसानों की जो उनका गन्ने का भुगतान था जो पिछली सरकार नहीं कर पा रही थी, उन्होंने 2 घंटे के अंदर तमाम गन्ना किसानों को भुगतान देने का काम किया। यह है समाजवादी पार्टी की नीति, मैं आपको बताना चाहता हूं। और लैपटॉप देने का काम किसने किया? समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया। साइकिल देने का काम किसने किया? वजीफे देने का काम किसने किया? और हमारे जो महिलाएं हैं उनको भी 500 रुपये प्रति माह पेंशन देने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ। जी, बहुत ज़्यादा उपलब्धियां सर ने गिनाई हैं समाजवादी पार्टी की, और भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि 2022 में क्या होगा, किसका सफाया होगा और कौन कुर्सी हासिल करेगा। इससे गुजारिश करना चाहूँगा कि भोजीपुरा विधानसभा क्षेत्र की जनता से अब आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं भोजीपुरा की अपनी भोली भाली आवाम से अपील करना चाहता हूँ, किसी भी दुष्प्रचार में ना आवें, और आपके बीच में बहुत से ऐसे लोग आएंगे कि आपको बहकाने का काम करेंगे। जैसे अभी नाम लिया AIMIM का, ओवैसी साहब का, वो आपके बीच में आएंगे, बहकाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। इसलिए
कि अब सचेत रहें, सावधान रहें और आने वाले चुनाव में भारी बहुमत से समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर का। हम आज मौजूद थे पूर्व मंत्री और 3 बार के विधायक रहे शहजील इस्लाम साहब के पास मौजूद थे और इनसे हमने तमाम मुद्दों पर चर्चा की, जैसे चुनाव में क्या रणनीति है इनकी चुनावी और किस तरीके से ये उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाएंगे। इसी के साथ मैं इस कार्यक्रम से विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।